गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी हम अब जो पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क, उसके बारे में, उसकी स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांतों के बारे में पिछली कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उस पर चर्चा की थी हमने। आज की कक्षा में भी हम उसे आगे बढ़ाते हुए सार्क के ही महत्व और इसकी उपलब्धियों पर बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है बच्चों कि यह संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो देश हैं उनके द्वारा कुछ सामान्य मुद्दों को लेकर, सामान्य विषयों को लेकर आपस में एक साथ आगे बढ़ने वाला संगठन है। इस क्षेत्र में या कहूँ इस संगठन में आने वाले सभी सदस्य देशों की यह मंशा रहती है कि प्रत्येक देश हर उस देश की उस क्षेत्र में मदद करे जिस क्षेत्र में वह काफ़ी सक्षम है और दूसरे देश उसमें कमतर हैं। यानी कुल मिलाकर जिस देश के पास जो ज़्यादा है वह उस देश को देने की मंशा के साथ यह संगठन काम कर रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र के देशों में विकास को बराबर बढ़ावा दिया जा सके। हम सभी जानते हैं कि यदि एक क्षेत्र के देश आपस में मिलकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग और सहायता करेंगे, जिस जिस क्षेत्र में भी उनके यहाँ क्षमता है, उनके यहाँ बहुतायत में आप कह सकते हो, बहुतायत में उनके पास सामान है या आप कह सकते हो सुविधाएं हैं और उनका वह अपने क्षेत्र के देशों के साथ साझा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाएगा, सहयोग सहायता को बढ़ाएगा, तो न केवल कोई भी देश अपने विकास को गति देगा बच्चों, वरन अपने क्षेत्र के अन्य देशों में भी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा या आप कह सकते हो निभा सकता है। तो कुल मिलाकर बच्चों सार्क का जो उदय है उसका जो आधार है वह यही था कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के देशों को परस्पर एक दूसरे का सहयोग सहायता करते हुए अपने यहाँ पर विकास को गति देना है, विकास को बढ़ावा देना है। और इसी के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि संगठन का बहुत ही अधिक महत्व है इस न केवल एक क्षेत्र में वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं बच्चों? इसका कारण है, क्या कारण है कि सार्क के जो सदस्य देश हैं उन सभी देशों का यदि हम क्षेत्रफल टोटल करें तो यह क्षेत्रफल बैठता है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 3%। अब यदि आबादी की बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र की आबादी विश्व की कुल आबादी का 21% बैठती है। और आर्थिक स्तर पर यदि मैं बात करूं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं बच्चों, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सार्क देशों की हिस्सेदारी है वह है लगभग
3.8%, यानी 2.9 मिलियन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि ये देश या यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, अपना क्या योगदान दे सकता है और अपना कितना महत्व स्थापित कर सकता है। दूसरा इसके महत्व का एक जो और कारण लगता है बच्चों कि न केवल यह संगठन और इसमें आने वाले सभी देश आबादी की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व राजनीति में अपना अहम स्थान रखेंगे या रखते हैं, वरन जो इस क्षेत्र की उपजाऊता है वह भी आप कह सकते हो कि बहुत ही अधिक है। और ऐसे में सार्क देशों में जो उत्पादन है, जो उत्पादन की क्षमता है, उसके द्वारा भी यह क्षेत्र या यह संगठन और इससे जुड़े हुए देश अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। साथ ही बच्चों, सार्क देशों में जो परंपरा, परिधान, भोजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर है, वह हम कह सकते हैं कि लगभग इन देशों में एक क्षेत्र का होने के कारण समान है। और ऐसे में इन देशों में तालमेल सहयोग और समन्वय स्थापित करना सभी देशों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा या रहता है। और यह अपने आप में एक अति महत्व की बात है इस संगठन की कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ यह दुनिया के महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में भी आता है। साथ ही बच्चों, सार्क के सदस्य देशों में कई क्षेत्रों में आप कह सकते हो कई स्तरों पर समानताएं हैं। यहाँ तक कि इनकी समस्याएं भी, चूँकि यह एक ही लेवल के देश हैं, भारत को यदि हम छोड़ दें जो कि एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, तो बाकी अन्य देश एक ही स्तर के, एक ही क्षमता वाले देश हैं। ऐसे में इनकी समस्याएं भी एक तरह से समान हैं, इनके मुद्दे भी एक तरह से समान हैं बच्चों। जैसे इन देशों में सामान्य रूप से हम देख सकते हैं गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी रूप से पिछड़ापन, निम्न जीडीपी और साथ ही निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो इस प्रकार से इन सभी देशों में सामान्य रूप से ये समस्याएं या मुद्दे हम देख सकते हैं। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण करना और विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करना भी इन देशों में काफ़ी सरल या आसान रहता है। सामान्य समस्याओं का सामान्य समाधान करते हुए ये देश, इस संगठन से जुड़े हुए देश, अपने अपने देशों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उसको अच्छा बनाने में परस्पर सहयोग और सहायता करते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, या आप कह सकते हो यह इस संगठन के महत्व को एक बढ़ावा देने वाली बात है। अब हम आते हैं बच्चों इस संगठन की उपलब्धियों पर कि सार्क ने
अभी हमने कहा इसका महत्व है इस क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। तो महत्व के साथ साथ इस संगठन ने इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, क्या पाया है, तो इसमें मैं कुछ एक उपलब्धियों को आपको बताना चाहूँगी कि पहला तो सार्क मुक्त व्यापार की दृष्टि से देखें बच्चों, तो विश्व के मुक्त व्यापार की तुलना में यह एक नया संगठन है। हालांकि विश्व के देशों की तुलना में इस क्षेत्र में जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास इस संगठन के द्वारा किया गया है बच्चों, वह इसकी एक उपलब्धि कही जा सकती है। सार्क के सदस्य देशों ने फ्री ट्रेड एरिया स्थापित किया है और इसके परिणाम स्वरूप इन देशों के आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी या हुई है, और साथ ही जो व्यापार का अंतराल है या असंतुलन है, तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हो, उसमें कमी आएगी। तो यह एक इसकी उपलब्धि ही कही जा सकती है। एक और उपलब्धि है कि 1955 में सार्क के सदस्यों देशों के द्वारा परस्पर व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता किया गया बच्चों, जो था साउथ एशियन प्रोविंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। एक बार आप पुनः सुने, यह आपका 2 नंबर का सवाल आता है। इसको छोटे रूप में कहते हैं साप्टा। साप्टा SAPTA, साप्टा इसका फुल एब्रीविएशन है बच्चों, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। इस साप्टा के द्वारा सार्क से जुड़े हुए सभी सदस्य देश परस्पर एक दूसरे के व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे थे, गति दे रहे थे और विकास में, अर्थव्यवस्था में को सुदृढ़ और सक्षम कर रहे थे। और यह भी इसकी एक उपलब्धि के रूप में ही हम ले सकते हैं। साथ ही बच्चों 2016 तक इस संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्य देशों की सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए भी एक समझौता किया गया था, उस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो यह भी इस संगठन की एक उपलब्धि ही कही जा सकती है। इसके अलावा बच्चों सार्क सदस्य देश सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस SATIS सेवा के उदारीकरण के क्षेत्र में भी व्यापार वाणिज्य को करने के लिए आप कह सकते हो कि एक मुक्त, स्वतंत्र और व्यापार में उदारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो व्यापार में या अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को प्रोत्साहन देना भी सार्क सदस्य देशों की एक उपलब्धि है, क्योंकि इसके कारण सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिली है। साथ ही बच्चों एक और उपलब्धि जो इस संगठन की हम बता सकते हैं वह है शिक्षा के क्षेत्र में भी इस संगठन ने उपलब्धि हासिल करते हुए भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय, तो पाकिस्तान में एक फूड बैंक और एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की है। निश्चित रूप से यह सार्क संगठन की उपलब्धियों में ही गिना जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से जो यह संगठन है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन,
जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच परस्पर सहयोग सहायता को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों में इन देशों द्वारा एक दूसरे की सहयोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका न केवल इस क्षेत्र में एक अपना महत्व है, एक भूमिका है, इसका योगदान है, वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, जैसा कि हमने कहा, इसकी आबादी, इसका क्षेत्रफल और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका जो अंश है वह इसकी विश्व राजनीति में भूमिका और आधार को मजबूती देता है और साथ ही इसकी उपलब्धियां इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है। तो थैंक यू बच्चों। अब जो अपनी अगली ई क्लास होगी उसमें भी हम सार्क से ही संबंधित कुछ और चर्चाएं करेंगे।